प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हिमाचल की गोद में छिपा हुआ एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के घने जंगल घूमने लगते थे। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के नीचे एक भयानक क्रूरता पलती थी, गांव की सर्दियां। वे सर्दियां इतनी भीषण, इतनी हाड़ कंपाने वाली होती थीं कि मानो प्रकृति खुद अपने बच्चों को कठोरतम परीक्षा में डाल रही हो। दिसंबर आते ही जीवन एक धीमी, संघर्षपूर्ण सांस बन जाता था और हर परिवार को जिंदा रहने के लिए हर सुबह जंग लड़नी पड़ती थी। और इस क्रूर सौंदर्य के बीचों बीच गांव के निचले छोर पर, जहां अक्सर सीलन और बर्फ का पानी जमा रहता था, वहां गोपी की छोटी सी झोंपड़ी थी। गोपी, गांव का मोची। उसका अस्तित्व उतना ही फटा हुआ था जितना कि वो चमड़ा जिसकी मरम्मत वो रोज करता था। गरीबी ने उसे जकड़ रखा था और उससे भी ज्यादा कठोरता से गांव की पुरानी रूढ़िवादी जाति व्यवस्था ने। ये एक सर्द सुबह थी। सूर्य अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन झोंपड़ी के अंदर की ठंडी, घुटी हुई हवा गोपी की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। उसने अपनी फटी हुई लिहाफ को परे धकेला, जो ठंड को रोकने में अब पूरी तरह नाकाम था, और खांसता हुआ उठा। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थीं, लेकिन मन में आज की रोजी रोटी कमाने की चिंता का एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। ए गंगा, ये मैं काम पे जा रहा हूँ, गोपी ने दबी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी, मानो वो जानता हो कि आगे क्या आने वाला है। कमरे के कोने में लेटी उसकी पत्नी गंगा उसकी पुकार सुनते ही उठ बैठी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि वर्षों की जमा हुई निराशा और खींच भरी थी। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक रामनगर की बर्फ से कहीं ज्यादा तीखी थी। हैं, चाय तो पीते जाओ, गंगा ने कहा, लेकिन उसके स्वर में प्रेम या आग्रह नहीं, बल्कि एक कटु व्यंग्य था। गोपी को पता था कि अगर वो अभी रुका तो बातें लंबी चलेंगी और उसके पास आज गंवाने के लिए समय नहीं था। वो जानता था कि देर होने का मतलब है काम का कम मिलना, और काम का कम मिलना मतलब रात को चूल्हा ठंडा रहना। अरे चाह लाओ लाओ, जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। गंगा ने बिना एक शब्द कहे मिट्टी के चूल्हे के पास रखे आधे खाली डिब्बे से थोड़ा सा चाय पत्ती और पानी लेकर चाय बनाना शुरू किया। चूल्हे की मध्यम आग भी इस सर्द सुबह में हार मानती दिख रही थी। तभी झोंपड़ी के दूसरे कोने से उनका बेटा चंदन, जो अभी मुश्किल से 8 साल का था, अपनी आंखें मलता हुआ उठा। चंदन अपने पिता को रोज काम पर जाते देखता था और उसके मन में अपने पिता के काम के प्रति एक मासूम लगाव था, जिसे बड़े होने पर अमीर बनने के समाज के सपने ने अभी तक दूषित नहीं किया था। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? चंदन की आवाज में मासूमियत और उत्साह का मिश्रण था। गोपी ने पल भर के लिए उस बच्चे को देखा। उसकी छोटी सी दुनिया गरीबी और समाज के ताने बाने से कितनी दूर थी। अरे तू कहाँ जाएगा रे? है? मैं तो काम पे जा रहा हूँ। गोपी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, जो शायद उस दिन उसकी पहली मुस्कान थी। चंदन ने जिद नहीं छोड़ी, मुझे भी आपकी तरह जूतों की मरम्मत करनी है। ये सुनकर गंगा से रहा नहीं गया। वह चाय का प्याला गोपी की तरफ बढ़ाते हुए बीच में आ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन निराशा की आग थी। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया जहां बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह मोची बनना चाहता है। उसने गोपी की ओर घूरते हुए कहा। अरे गंगा, ये चंदन अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। है, ठीक है। गोपी ने बेटे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गंगा को आज चुप कराना मुश्किल था। वो गोपी को अपनी गरीबी के लिए दोष देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, और हर बार उसके शब्द गोपी के दिल पर एक नया घाव कर जाते थे। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम अमीर होते तो ये सब ना होता। गंगा ने चाय का प्याला गोपी के हाथ में थमा दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। वैसे भी सर्दियां आ गई हैं। गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। उसने कटाक्ष किया। फिलहाल अब जाओ यहां से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। गोपी, जो सीधा सादा था, गंगा के ताने को जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके शब्दों में दर्द छिपा है। ये दर्द उसकी खुद की अधूरी इच्छाओं का था, उसके बेटे के लिए बेहतर भविष्य की चाह का था। गोपी ने कोई पलटवार नहीं किया। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूं।
उसने अपनी फटी हुई कमीज को कसकर पकड़ा, अपनी मरम्मत की पेटी उठाई और ठंडे अंधेरे से भरे रास्ते पर निकल पड़ा। उसके कानों में अभी भी गंगा के कड़वे शब्द गूंज रहे थे, जैसे कि वे उसे बाहर की कड़कड़ाती ठंड से भी ज्यादा सता रहे हों। उसने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि आज कम से कम इतना काम तो हो जाए कि गंगा की निराशा कुछ कम हो सके। गोपी ने अपनी पीठ पर मरम्मत का भारी बक्सा उठाया। उसके कदम धीरे धीरे बर्फ की पहली परत पर पड़ रहे थे। हालांकि सुबह का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन गोपी को पता था कि उसे कहाँ जाना है। गांव के मुख्य चौक के पास, जहां थोड़ी हलचल रहती थी। लेकिन उस चौक पर एक अघोषित नियम था। जमींदार की आलीशान कोठी के सामने कोई भी नीच जाति का व्यक्ति अपना ठेला नहीं लगा सकता था। गोपी को अक्सर उस कोठी से कुछ दूर ही सिमट कर बैठना पड़ता था। गोपी, एक अछूत मोची, उस समाज में हवा की तरह था जरूरी, लेकिन अनदेखा और अनचाहा। उसकी कारीगरी की जरूरत सबको थी, लेकिन कोई उसे छूना या उसके पास बैठना नहीं चाहता था। उसका अस्तित्व एक अजीब विरोधाभास था। सबके पैरों को आराम देने वाला व्यक्ति खुद हमेशा अपार सामाजिक कष्ट में रहता था। उस दिन गोपी ने हिम्मत की। पिछले 2 दिनों से कमाई कम थी और गंगा के ताने रात भर उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने सोचा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गाली ही मिलेगी। इस विचार ने उसे जमींदार की कोठी से थोड़ा और करीब अपना छोटा सा ठेला लगाने को प्रेरित किया। उस जगह पर धूप थोड़ी जल्दी आती थी और शायद ग्राहक भी ज्यादा मिलते। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। उसकी आवाज ठंड से कांप रही थी। जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो भाई साहब। ओ राजू, जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो। उसकी आवाज उस सुबह के सन्नाटे में थोड़ी अजीब लगी, जैसे एक टूटी हुई आवाज शांति को भंग कर रही हो। गोपी ने अभी मुश्किल से एक ग्राहक का फटा हुआ जूता उठाया ही था कि तभी उसे एक क्रोधित और तेज आवाज सुनाई दी। ये आवाज गांव के जमींदार की थी, जो अपनी हवेली की खिड़की से नीचे देख रहा था। जमींदार का नाम हर किसी के मन में डर पैदा करता था। वो गांव का राजा था और उसका गुस्सा किसी भी बर्फानी तूफान से ज्यादा विनाशकारी हो सकता था। अरे ए चुप चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोठी के सामने अपना ये सड़ा सा ठेला लगाने की है? जमींदार की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े कुछ लोग भी डरकर खिसक गए। बहुत बार मना किया है तुझे, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक क्यों? गोपी ने तुरंत खड़ा होकर हाथ जोड़े। उसका सिर शर्म और डर से झुका हुआ था। साहब, माफ कर दो, बस आज के लिए। घर में राशन नहीं है, मैं तो बस। लेकिन जमींदार ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके लिए गोपी की मजबूरी एक अपमान थी। उसका ठेला वहां होना उसकी हवेली के सम्मान पर एक धब्बा था। चुप कर, तू और तेरे जैसे नीच लोग मेरी हवेली के सामने खड़े होकर अपवित्रता फैलाते हो। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी औकात में रह। जमींदार ने तुरंत अपने 2 हट्टे कट्टे आदमियों को इशारा किया। वे बिना पलक झपकाए नीचे आए और सीधे गोपी के ठेले की तरफ बढ़े। गोपी डर से कांप उठा। ये ठेला केवल लकड़ी का ढांचा नहीं था, ये उसकी रोजी रोटी थी, उसके बेटे चंदन का भविष्य था। अरे अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी, ये साहब जी, दया करो साहब जी। ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी, दया करो साहब जी। गोपी ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में अब अपमान की नहीं बल्कि लाचारी की चीख थी। उसने जमींदार के आदमियों के सामने हाथ जोड़े, मानो वे पत्थर की मूर्तियां न होकर इंसान हो। लेकिन आदमियों ने गोपी को एक तरफ धकेला और उसका सारा सामान, ठेला, हथौड़ी, औजार, धागे, सब कुछ उठा लिया और जमींदार के आदेश पर दूर ले जाकर फेंक दिया। वे चले गए मानो कुछ हुआ ही न हो। जमींदार ने खिड़की से हंसते हुए आखिरी धमकी दी, चला जाओ रे, चला जाओ, वरना तेरी हड्डियां भी तुड़वा दूंगा। हाँ, बता रहा हूं, हाँ। गोपी वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं, जहां से रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। उसके पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके पैरों की फटी चप्पलों में बर्फ घुसकर पैरों को सुन्न कर रही थी, लेकिन उसके दिल में जलती हुई अपमान की आग और क्रोध की ठंडक उसे महसूस नहीं होने दे रही थी। हे भगवान, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था? मैं तो बस मेहनत ही करता हूं, फिर भी सब मेरे ही दुश्मन क्यों हो रहे हैं? उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे और ठंडी हवा ने उन आंसुओं को तुरंत बर्फ में बदल दिया। भारी मन से और अब बेसहारा कदमों से वो अपने छोटे से टूटे झोपड़े की ओर बढ़ा। उसने देखा कि झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। इसका मतलब था कि सुबह की बची हुई चाय के अलावा घर में कुछ भी नहीं था। अंदर घुसते ही उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, गंगा का गुस्सा। उसकी झल्लाहट भरी आवाज गोपी के कानों में पड़ी, जो बाहर के सन्नाटे से ज्यादा खतरनाक थी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? सर्दी में यूं बाहर मरे घूम रहे हो? कुछ काम धंधा हुआ कि फिर वही बहाने? गंगा हमेशा मानती थी कि गोपी के पास काम न होने का कारण उसकी मेहनत में कमी है, न कि उसकी जाति या समाज की क्रूरता। गोपी ने अपनी आवाज में भरसक दर्द और सच्चाई भरने की कोशिश की।
गंगा, आज तो मेरा ठेला ही चला गया है। गंगा चौंक गई। ये बहाना नहीं लग रहा था। क्या ठेला चला गया? किसने लिया? अरे वही जमींदार ने लिया। कहता है उसकी कोठी के सामने नीच लोग जो है ना वो ठेला नहीं लगा सकते। उसके आदमियों ने सब उठा लिया है। गंगा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से गुस्सा गया और उसकी जगह एक ठंडी दहशत ने ले ली। क्या कह रहे हो तुम? किस हद से उसने तुम्हारा ठेला छीना? क्या वो भगवान है? जाओ जाकर पुलिस में शिकायत करो। गोपी ने उदासी से सिर हिलाया। उसे पता था कि यह एक बेकार सलाह है। अरे गंगा, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। जमींदार के आदमी जो है ना वहां तक बैठे हैं। उल्टा हमें ही जेल में डाल देंगे वो। अब गंगा की आवाज में गुस्से की जगह वास्तविक डर और लाचारी थी। अरे तो अब क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं। चंदन 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो सह लूंगी भूख, पर तुम बताओ बच्चे को क्या खिलाऊं? क्या उसका भी पेट काट दूं? गोपी अपनी पत्नी के सामने असहाय खड़ा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, केवल एक अंधा विश्वास था जिसे वो बार बार दोहराता था ताकि वो खुद को बचा सके। अरे अरे, अब भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तुम परेशान मत हो गंगा, परेशान मत हो। अच्छा करेगा। हर बार यही बोलते हो। भगवान अगर अच्छा करता तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती न कि टपकती हुई झोपड़ी। गंगा की बातों में दर्द था, पर अब गोपी को उसके तानों का जहर नहीं बल्कि उस दर्द की चीख सुनाई दे रही थी। गोपी उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, लेकिन उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। गोपी के अंदर का संघर्ष अब केवल बाहर की ठंड और जमींदार के अपमान तक सीमित नहीं था। अब ये उसकी झोपड़ी की 4 दीवारी के अंदर उसकी पत्नी गंगा की आंखों में दिख रही असहायता और बेटे चंदन की भूख के रूप में सामने आ चुका था। गंगा के अंतिम शब्द टपकती हुई झोपड़ी गोपी के मन में गूंज रहे थे। वे एक आरोप थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे उसकी असफलता की भयावह सच्चाई थे। गोपी ने एक टूटी सांस भरी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकलना चाह रही हो। उसने अपनी सारी लाचारी को एक सिरे से खींचकर अपने चेहरे पर कठोरता की एक लकीर खींच ली। उसने फैसला कर लिया था। ये देख गंगा, उसने थोड़ा दृढ़ होने की कोशिश की। कल से मैं जो है ना मैं जंगल जा रहा हूं, लकड़ियां जमा करके लाऊंगा। ठीक है? उन्हें बेचेंगे ना तो कुछ पैसे वैसे आ जाएगा। चूल्हा भी जल जाएगा और शायद जो है 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। ये खतरनाक काम था। जंगल की ठंड में लकड़ी काटना और उन्हें वापस लाना आसान नहीं था, लेकिन ये उनके लिए अंतिम विकल्प था। गंगा ने तुरंत व्यावहारिक सवाल उठाया, और राशन वो कहां से लाओगे? जंगल जाने से पहले खाने का तो इंतजाम करना होगा। गोपी को फिर निराशा हुई, लेकिन उसने तुरंत दूसरा उपाय सोचा। चलो ठीक है, वो जो है ना सेठ मूलचंद, उनके पास जाता हूं, शायद दे दे उधार। सेठ मूलचंद का नाम सुनकर गंगा फिर झल्ला उठी। उस आदमी की कंजूसी और ब्याजखोरी पूरे रामनगर में मशहूर थी। वो सेठ, वही जो हर बार ताना मारता है। खैर जाओ, कोशिश कर लो। गंगा ने उसे टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक कड़वी आशंका थी कि सेठ उन्हें बिना कुछ लिए दिए लौटा देगा। गोपी ने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया, जो शायद ही कोई गर्मी दे रही थी। उसने अपने फटे जूतों को खींचा, मोची होते हुए भी उसके जूते फटे थे। ये विडंबना उसे हर पल चुभती थी। फिर वो सेठ मूलचंद की दुकान की ओर चल पड़ा। सेठ की दुकान गांव के केंद्र में थी, एक पक्की मजबूत इमारत। गोपी की झोपड़ी के विपरीत, जहां नमी और ठंड थी, सेठ की दुकान में खुशहाली की महक थी, अनाज की, मसाले की और पैसे की। गोपी दुकान के बाहर रुका। वो खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि सेठ को उसके नीच होने का बहाना न मिले। सेठ जी प्रणाम साहब जी। गोपी ने हाथ जोड़े। सेठ मूलचंद, जो अपनी गद्दी पर बैठा था, गोपी को देखते ही मुंह बिचका लिया। ओहो गोपी मोची, ए जरा दूर रहकर ही बात करना। हाँ मुझसे बोल, क्या काम है रे, क्या है? गोपी ने अपनी झिझक पर काबू पाया और अपनी बात रखी। क्या है साहब जी? वो घर में ना खाने को कुछ ही नहीं है। थोड़ा सा जो है वो राशन वासन मिल जाता तो थोड़ा गुजारा चल जाता साहब जी। महीने के आखिर में चुका दूंगा साहब। सेठ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अरे उधार? तुम जैसे लोग तो जो है बस भगवान भरोसे रहते हैं रे। हैं? उसने गोपी को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो वो कोई कीमती चीज नहीं बल्कि एक कीड़ा हो। लेकिन चलो कोई नहीं, कोई नहीं, एक शर्त पे दूंगा। हाँ, एक शर्त पे। गोपी की उम्मीद तुरंत जग गई। शर्त चाहे जो भी हो, उसके लिए पेट की आग बुझाना सबसे जरूरी था। क्या शर्त है साहब जी? सेठ मूलचंद ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। उसे पता था कि गोपी इस वक्त सबसे कमजोर है। उसने अपनी आवाज को धीमा लेकिन क्रूर बनाते हुए कहा,
देख ऐसा है, अपना तू घर ना जो है वो मेरे नाम कर चल। बदले में तेरे को फिर जितना राशन वासन चाहिए वो ले जा तू यहाँ से। जब तक जियो, जब तक जो करना है करो, तब तक खाते रहना फिर। ठीक है, घर मेरे नाम कर फिर चल हैं। गोपी को लगा जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा टुकड़ा उसके कलेजे पर रख दिया हो। उसकी सांस अटक गई। घर पर साहब जी, वो तो मेरा एकमात्र आसरा है, वो दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूंगा। सेठ ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, मानो वो कोई फालतू चीज मांग रहा हो। अरे हे, तू बचेगा तो ही तेरा आसरा तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? है, ठंड में मर गया है तो घर की जरूरत किसे पड़ेगी? बोल बोल। ए गोपी सोच ले, हाँ ये मौका जो है ना बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, सुनहरा मौका है ये। गोपी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके कानों में सेठ के क्रूर शब्द गूंज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने गंगा और चंदन का चेहरा घूम रहा था। चंदन की सूखी रोटी और गंगा की लाचार आंखें। पेट की भूख और जरूरतों का बोझ उसके आत्मसम्मान से भारी पड़ गया। उसने महसूस किया कि इस भीषण ठंड में छत से ज्यादा जरूरी चूल्हे की आग है। उसने कांपते हाथों से सेठ के सामने रखे कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। उसकी पूरी दुनिया, उसकी झोंपड़ी, उसके पुरखों की धरोहर एक पल में एक अंगूठे के निशान के रूप में बिक गई। सेठ मूलचंद ने विजय की मुस्कान के साथ कागज को संभाला। ये शाबाश, अब तू जो है ना ये दुकान गोदाम से जो है जितना राशन चाहिए ना उठा ले। ठीक है, ले जा। थोड़ी देर बाद गोपी थैला भर राशन लेकर घर लौटा। उसका शरीर राशन के बोझ से झुका हुआ था, लेकिन उसका मन अपमान और पश्चाताप के बोझ से टूटा हुआ था। घर पहुंचते ही राशन देखकर गंगा खुश हुई, लेकिन जब गोपी ने उसे सच्चाई बताई कि उसने घर सेठ के नाम कर दिया है तो वो तुरंत तुनक पड़ी। क्या तुमने हमारा घर उसके नाम कर दिया? गोपी, तुम्हें समझ नहीं है क्या? वो सेठ बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारे सर से छत खींच लेगा। गोपी ने राशन की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में अब भी उस भयानक सौदे का औचित्य साबित करने की बेचैनी थी। गंगा, राशन तो देखो कितना सारा लेके आया हूं। है, चंदन जो है अब भूखा तो नहीं सोएगा। थोड़ा सा बेच देंगे तो पैसों का जो है वो भी इंतजाम हो जाएगा। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा रे। गंगा ने राशन की ओर देखा, फिर गोपी की आंखों में। उसके शब्दों में दर्द और डर था। ठीक, तुम्हें लगता है कुछ ठीक होगा, मुझे लगता है ये सेठ हमें बर्बाद कर देगा। गोपी ने अब तक अपनी लाचारी में जो सबसे कठोर फैसला लिया था उस पर अब पछतावे की परत चढ़ने लगी थी। गोपी द्वारा घर गिरवी रखने के भयानक सौदे के बावजूद अगले कुछ दिन राहत भरे थे। राशन के कारण घर में चूल्हा जल रहा था और चंदन अब सूखी रोटी नहीं बल्कि भरपेट खाना खा रहा था। गंगा के तानों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सेठ मूलचंद के धोखे का डर और गोपी के फैसले के प्रति अविश्वास झलकता था। गोपी जानता था कि यह क्षणिक शांति है जिसे रामनगर की सर्दियां कभी भी भंग कर सकती हैं। ठंड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। गांव में बर्फबारी की अफवाहें तेज हो रही थीं और गोपी ने सोचा कि असली मार पड़ने से पहले क्यों न बचा हुआ राशन भी सेठ के यहां से उठा लाया जाए। कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो जाएगी कि अगर रास्ते बंद हो गए तो उनके पास खाने की कमी नहीं होगी। एक सर्द सुबह गोपी ने फिर से सेठ मूलचंद की दुकान का रुख किया। इस बार उसके पैर पहले से ज्यादा भारी थे, क्योंकि अब उसे पता था कि वो उस दुकान में एक बंधुआ मजदूर की तरह जा रहा है जिसका घर अब उसका नहीं रहा। अरे साहबा, नमस्कार नमस्कार। गोपी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उसकी आवाज में अधीनता का भाव स्पष्ट था। उस दिन के लिए बहुत आभारी हूं। आपने राशन दिया। साहब, अगर थोड़ा और राशन मिल जाता तो थोड़ा और दया हो जाती। घर में जो है कुछ नहीं बचा है। सेठ मूलचंद अपनी गद्दी पर फैला बैठा था। उसने गोपी को देखा और अपने चेहरे पर अविश्वसनीय शीतलता ले आया। ये वो शीतलता थी जो बर्फ से ज्यादा घातक होती है, क्योंकि ये इंसान के दिल से निकलती है। अरे गोपी, आज तो कुछ नहीं है रे मेरे पास। हाँ, सेठ ने बड़े आराम से कहा। गोपी को लगा जैसे उसके कानों में अचानक बर्फ जम गई हो। क्या कह रहे हो साहब? अरे वो जो ट्रक आ रहा था ना, वो रास्ते में कहीं फंस गया है। बर्फबारी से रास्ते सारे बंद हो रखे हैं। सेठ ने बहाना बनाया, जबकि हकीकत ये थी कि सेठ ने जानबूझकर गोदाम खाली रखा था ताकि गोपी और उसके जैसे गरीब लोग दोबारा राशन न मांग सकें। अब जब आएगा तब ले जाना है। अभी जा तू, अभी कुछ नहीं है, जा। गोपी को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वह गिड़गिड़ाया, अरे साहबो, अरे पर हमारा राशन जो है वो खत्म ही होने वाला है। एक दाना नहीं है घर में खाने के लिए। अब हमें जरूरत है साहब। सेठ अब खींच गया। गोपी का गिड़गिड़ाना उसे परेशान कर रहा था। अरे गोपी,
बोल दिया है तुझे, है रास्ते बंद हो रखे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं, अभी जा, अब घर संभाल अपना, यहां अभी कुछ नहीं मिलेगा, जा अभी। गोपी की अंतिम उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी झुकी हुई आंखों से दुकान का गोदाम, तख्त, पूरी दुकान, हर कोना देखा। सचमुच राशन कहीं नहीं दिख रहा था। सेठ ने दोहरा धोखा दिया था, पहले घर लिया और अब राशन देने से मना कर दिया। उदासी और भारी मन से गोपी लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने गंगा को बताया कि सेठ ने माल फंस जाने का बहाना बनाया है। गंगा का गुस्सा अब क्रोध से ऊपर उठकर आत्मविनाश के कगार पर पहुंच गया था। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो सेठ कितना चालाक है। पहले तो घर मांग लिया, अब राशन का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना, ये आदमी किरणों का राजा है। गोपी ने हताश होकर हाथ जोड़े। ए गंगा, तुम मत हंसो, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये बात पेट की है। हाँ, पेट तो पेट काट लो तुम हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद जता देते हो। अब तुमने घर भी दे दिया, गंगा ने चिल्लाकर कहा। तभी उसकी आवाज में नया दर्द जुड़ गया। हे भगवान, चंदन की तबीयत भी ठीक नहीं है, बताओ क्या करें। कड़वी हंसी और शिकायतों ने घर को घेर लिया। गंगा उस पर टूट पड़ी। प्रश्न, ताने, दर्द, सब एक साथ। और इस दर्द के बंजर में चंदन खड़ा था, अपनी छोटी आंखों में बेबसियत लिए हुए। अचानक चंदन रो पड़ा और उसके छोटे छोटे शब्द घर की दीवारों में गूंज गए। मम्मी, पापा ने तो घर बेच दिया, क्या अब हम सच में बेघर हो जाएंगे? गोपी का कलेजा फट गया। चंदन का सवाल सीधा, सच्चा और निर्मम था। गंगा ने बच्चे को चुप कराया, लेकिन उसकी आंखों में गोपी के लिए कोई माफी नहीं थी। चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। तुम बड़े होकर कुछ बड़ा बनोगे, पर तुम्हारे बाप को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। गोपी ने खुद को संभाला, उसे कुछ करना था। हे गंगा, घर का जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे अब बेच देते हैं, पैसों से कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, और जो है ये चंदन की दवाई का भी। जो तुझे सूझता है वही कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं रहा। अब तुम तो चाहते ही हो कि हम मर कर जाए। गंगा ने हार मान ली थी। गोपी ने अपने मुंह पर एक ठोस लकीर ले ली। उसने भावनाओं को दबा दिया। बचा हुआ छोटा सा पर्चा, कुछ आटा दाल का हिस्सा लेकर वो फिर से बाजार की ओर निकल पड़ा। वो पता नहीं कितनी बार खुद को टूटते हुए महसूस कर रहा था, पर बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने जल्दी से सामान बेचा और कुछ पैसे और थोड़ी सी रोटी खरीदी। जैसे ही वो घर लौटने वाला था, बाजार में हलचल मच गई। अरे दाजू, जल्दी करो जल्दी, हवा तेज हो रही है। हवा? क्या हवा हो रही है दाजू? कैसी हवा? अरे सुन नहीं रहे हैं? लोग कह रहे हैं बर्फ की आंधी आ रही है। जो लोग घर से बाहर हैं, चलो भागो, कह रहे हैं वहां। झट से अपने लोगों को जो है सुरक्षित जगह पे ले जाओ। वहां सारा बाजार अफरा तफरी में आ गया। लोग भागे जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं। गोपी ने जल्दी से जो भी पैसे मिले और जो थोड़ी सी रोटी बची थी उसे उठाकर डर और तेज कदमों से घर की ओर भागा। ये अब तक का सबसे भयंकर तूफान होने वाला था, जिसकी आहट रामनगर के आसमान में काले बादलों के रूप में गूंज रही थी। गोपी का दिल जोरों से धड़क रहा था। हवा सचमुच तेज हो चुकी थी और दूर पहाड़ों पर अंधेरा इतनी तेजी से फैल रहा था मानो कोई विशाल स्याही का धब्बा आसमान को निगल रहा हो। ये केवल सामान्य बर्फबारी नहीं थी, ये प्रलयकारी आंधी थी जिसका सामना रामनगर ने बरसों से नहीं किया था। गोपी, जिसने अभी अभी अपनी आखिरी कमाई और राशन को बचाने की जद्दोजहद की थी, अब जान बचाने की दौड़ में था। वह अपनी टूटी हुई झोंपड़ी तक पहुंचा। गंगा और चंदन अंदर उदास बैठे थे। गंगा, चंदन, तैयार हो जा बाबू, बर्फ का तूफान आ रहा है बल। गोपी ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक कठोर निश्चय था। गंगा ने डरते हुए पूछा, कहां जाएंगे? हम वहां जाते हैं, जंगल की तरफ, जहां पेड़ जो है ना बहुत घने हो रहे हैं। गोपी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। गंगा भयभीत थी। जंगल इस बर्फीली आंधी में सबसे खतरनाक जगह लग रहा था। जंगल? यहां से? पर कैसे? गोपी ने उसके कंधे हिलाए। अरे जाना पड़ेगा। जंगल में पेड़ों के बीच में हम जो है ना छिप जाएंगे। वहां जो है आग भी जला के जो है थोड़ा बहुत गर्म रह सकते हैं ना। सब गांव वाले जो है वो भी जा रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। गोपी की आवाज में छिपी तत्काल जरूरत को पहचानकर गंगा ने विरोध नहीं किया। उसने फटाफट जो भी जरूरी सामान था, चंदन के कुछ फटे पुराने कपड़े, गोपी की मरम्मत की पेटी और बचा हुआ थोड़ा सा राशन सब समेटा और एक पुराने कपड़े के थैले में भर लिया। जैसे ही गोपी ने ये कहा, वे डर और हताशा के एक छोटे से काफिले का हिस्सा बन गए।
गांव के कई गरीब परिवार जिनके घरों की छतें पक्की नहीं थीं, उस भीषण तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। वे आगे बढ़े। बर्फ के छोटे छोटे गुब्बारे अब हवा में पूरी ताकत से नाच रहे थे और आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि उनके पैरों को जमीन पर जमने नहीं दे रही थी। चलते चलते गंगा हाँफ उठी। गोपी ने चंदन को अपनी पीठ पर लाद लिया। रुक जाओ, जल्दी चलो रे गोपी। अरे ये पहाड़ की कठिन जिंदगी, बुढ़ापे में सांस चढ़ रही है मेरे को। गोपी को उसकी चिंता समझ आई। ओ भगवान, हमारी जिंदगी अचानक ही कितनी नाजुक हो गई। लोगों का छोटा सा काफिला जंगल की ओर बढ़ा। हर किसी के चेहरे पर डर था, पर दिल में एक अंधी उम्मीद, कहीं तो गर्मी मिल जाएगी, कहीं तो ये तूफान उन्हें माफ कर देगा। गोपी ने मुड़कर देखा। उनकी झोंपड़ी, जो पहले ही लगभग बर्बाद थी, अब पूरी तरह से बर्फ और हवा की मार झेल रही थी। उसने महसूस किया कि उसका ठेला, उसका घर, उसका सारा आत्मसम्मान, सब कुछ इस प्रकृति के प्रलय में बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब केवल उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसके हाथ थे। वे जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचे, जहां देवदार के ऊंचे पेड़ कुछ हद तक हवा को रोक रहे थे। किसी तरह उन्होंने पेड़ों के तनों के बीच जगह बनाकर थके हारे खुद को गिरा दिया। चंदन रोते रोते थक चुका था और गोपी ने उसे सीने से लगाकर गर्माहट देने की कोशिश की। गांव वाले भी अलग अलग पेड़ों के नीचे सिमट गए। डर और ठंड के साये में वे जल्द ही निढाल होकर सो गए। लेकिन रामनगर की प्रकृति ने अभी अपना पूरा खेल नहीं दिखाया था। आधी रात के बाद गोपी को महसूस हुआ कि उसके कपड़ों में अजीब सी ठंडक आ रही है, जो बर्फ की ठंडक से अलग थी। उसकी नींद झटके से टूटी। ए गंगा, गंगा, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जंगल में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, जल्दी उठो। गोपी ने चिल्लाया। बर्फ पिघल चुकी थी और पहाड़ों से बहता बर्फीला पानी जंगल के निचले हिस्सों में जमा हो रहा था, जहां वे छिपे थे। हे भगवान, कहीं सुकून नहीं है, अब क्या करेंगे? गंगा हताश होकर बोली। अरे जल्दी से फटाफट पेड़ में चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ। मैं भी जो है चंदन को लेकर पेड़ पे आता हूं। तुम चढ़ो, चढ़ो, चढ़ो। एक भयानक अफरा तफरी मच गई। आसपास के गांव वाले भी जाग चुके थे और खुद को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने लगे। यह एक दुस्वप्न था। गोपी और गंगा किसी तरह एक मजबूत देवदार के पेड़ की नीची शाखाओं पर चढ़ गए। गोपी ने नीचे देखा। बचा हुआ जो कुछ भी था, उनका थैला, थोड़ा राशन, कुछ कपड़े और उसकी मरम्मत की पेटी, सब पानी के साथ बह चुका था। अब उनके पास पेड़ों पर रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जमीन पर लौटना मुमकिन नहीं था। ठंड असहनीय थी और तूफान अभी भी पूरे जोर पर था। ओहो, मैं पेड़ पर जो है ना सही से रहने के लिए कुछ करता हूं। अच्छा, कुछ करता हूं मैं, गोपी ने कहा। गंगा ने अविश्वास से देखा। क्या? यहां इस तूफान में क्या करोगे? गोपी की आंखों में एक नई चमक थी। ये डर की नहीं, बल्कि विचार और संकल्प की चमक थी। अरे देखती जा, देखती जा। गोपी ने अपनी मोची की कला और लकड़ी के हुनर को याद किया। उसने अपनी पुरानी पेटी खोदी थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी, जिसे वो जंगल जाने के लिए लाया था। उसने पेड़ के तने को एक हिस्से को काटकर और मजबूत लताओं से जोड़कर एक छोटा सा तख्ता बनाया। उसकी कारीगरी में कुछ खास बात थी। एक मोची जो फटे चमड़े को जोड़ता था, अब प्रकृति के तत्वों से लड़ने के लिए लकड़ी को जोड़ रहा था। धीरे धीरे उसने पेड़ की मजबूत शाखाओं पर टिका हुआ एक छोटी सी झोपड़ी का ढांचा तैयार किया। गोपी का काम एक उन्माद की तरह चल रहा था। उसके शरीर में भीषण ठंड के बावजूद पसीना आ रहा था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय सुई और धागे के साथ बिताया था, लेकिन अब अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो प्रकृति के आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहा था। उसके हाथों में सटीकता थी, जो वर्षों की बारीक मोचीगिरी से आई थी, लेकिन अब वो सटीकता लकड़ी के मोटे तने और टेढ़ी शाखाओं पर लागू हो रही थी। गंगा और चंदन विस्मय से उसे देख रहे थे। आसपास के पेड़ों पर शरण लिए हुए अन्य गांव वाले भी इस अजीब निर्माण को देख रहे थे। इस आपदा की घड़ी में जब हर कोई केवल बचने की कोशिश कर रहा था, गोपी कुछ रचनात्मक कर रहा था। तुमने ये क्या किया? ये तो कमाल है गोपी, गंगा के मुंह से अनायास ही निकला। ये शायद पहली बार था जब उसने गोपी की किसी चीज के लिए तारीफ की थी जिसमें कोई ताना या निराशा नहीं थी। गोपी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और गंभीरता थी। अरे बस, ये छोटी सी झोपड़ी बन गई। हवा और पानी से बचने के लिए उसने मजबूत लताओं से शाखाओं को बांधा, तने के सहारे एक मजबूत फर्श बनाया और फिर पेड़ की मुड़ी हुई डालियों को दीवारों का रूप दिया। ये न तो सुंदर था, न ही बड़ा, लेकिन ये एक सुरक्षित घोंसला था जो उन्हें जमीन पर बहते पानी और तेज हवा से बचा रहा था। गोपी ने अपने काम का निरीक्षण किया।
पर अभी इसमें एक कमी है रे, ये पाख नहीं है इसके ऊपर, छत जो है ना, छत नहीं है। हवा से ये उड़ जाएगा और फिर ठंड हमें जो है ना वो हिला देगी। तो इसको जो है किसी तरह पाग बनाना होगा, ढकना होगा इसे है। उसने जल्द ही आसपास टूटी हुई शाखाओं, बड़ी बड़ी पत्तियों और पेड़ों की मजबूत छालों को एकत्र करना शुरू किया जो हवा के कारण पेड़ से अलग हो गई थीं। उन्हें सावधानी से एक के ऊपर एक बिछाकर उसने अपने छोटे से ढांचे के ऊपर एक अस्थायी छत तैयार कर दी। जरा ही देर में उनकी छोटी सी झोपड़ी सचमुच एक घोंसले में बदल गई जो हवा और पानी से उन्हें पूरी तरह बचा रहा था। अंदर जहां पहले बर्फीली हवा घुस रही थी, वहां अब एक सुरक्षित और शुष्क जगह थी। गोपी ने चंदन को अंदर बिठाया। चंदन, जो कुछ देर पहले तक रो रहा था, अब अपनी छोटी छोटी आंखें चमकाते हुए इस कलाकृति को देख रहा था। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। चंदन ने ताली बजाई। उसकी मासूमियत ने उस भयावह स्थिति को एक खेल में बदल दिया था। मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। ये शब्द गोपी के लिए किसी सबसे बड़े सम्मान से कम नहीं थे। उसका दिल भर आया। गंगा ने गोपी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज अब नरम और गर्व से भरी थी। गोपी, तू सच में कारीगर है। अगर तू चाहे तो पूरे गांव के लिए ऐसे घर बना सकता है। गोपी को लगा जैसे गंगा ने उसे पहचान लिया हो। उसकी मोचीगिरी को हमेशा नीच काम समझा गया था, लेकिन आज उसी हाथ की कारीगरी ने उन्हें जीवनदान दिया था। तभी पेड़ों के बीच से पानी की छींटें उड़ाता हुआ एक और व्यक्ति उस पेड़ के पास आया। ये और कोई नहीं बल्कि सेठ मूलचंद था। सेठ के चेहरे पर भीषण ठंड और डर साफ झलक रहा था। उसका महंगा कंबल भी उसे ठंड से बचा नहीं पा रहा था और वो अपने आसपास के पेड़ पर चढ़ने की जद्दोजहद कर रहा था। उसने गोपी की झोपड़ी को देखा। थोड़ी देर तक वो खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखें अविश्वास और ईर्ष्या से चौड़ी थीं। जहां उसका अपना ठिकाना अस्थिर और असुरक्षित था, वहीं गोपी का घोंसला सुरक्षित दिख रहा था। और फिर सेठ के मन का लोभ उस आपदा में भी जाग उठा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लहजा अधिकार भरा था। अरे, ये घर तो बड़ा अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है इस पेड़ पे जो घर है ना, वो अब मेरा ही होना चाहिए। गोपी को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। गोपी और गंगा दोनों ने एक साथ सेठ मूलचंद की ओर देखा। जहां पूरा गांव जीवन मरण के संघर्ष में था, वहीं सेठ का मन अभी भी लोभ और संपत्ति के दलदल में फंसा हुआ था। उसकी ये बात गोपी के लिए न केवल अपमान थी, बल्कि उसकी इंसानियत पर एक क्रूर व्यंग्य भी थी। गोपी को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। अरे साहब, अरे ये आपका घर कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी तो मत बोलो। सेठ, जो ठंड से कांप रहा था, सीधे पानी में खड़ा था। उसने अपनी अधिकार भरी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन डर उसमें झलक रहा था। ए गोपी, मैं कह रहा हूं ना। अरे जो अंगूठा लगाया था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, कागज पे अंगूठा नहीं लगाया था तेरा। उसमें लिखा था जो तेरा घर होगा वो मेरा घर हो जाएगा। हाँ, सेठ ने बेहद चालाकी से अपनी बात रखी। तुम्हारा असली घर तो तूफान ने बर्बाद कर दिया ना। कर दिया कि नहीं कर दिया? बोल। तो अब यही मेरा घर हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ बोल। कॉन्ट्रैक्ट के जो है मुताबिक हो रहा है ये। हाँ, ये घर जो है तेरे को मुझे देना होगा अब। हाँ। गोपी के अंदर आग सी उठ गई। सेठ ने उसे इस हद तक फंसा लिया था कि इस भीषण आपदा में भी वो कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल कर रहा था। गोपी कुछ कहने वाला था, लेकिन इस बार मोर्चा गंगा ने संभाला। वर्षों के दबे हुए ताने और अपमान अब एक निडर शक्ति बनकर बाहर आए। वो पेड़ की झोंपड़ी से थोड़ी बाहर निकली और सेठ को तीखी नजरों से देखा। लोभी कहीं के, इस आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुझमें बिल्कुल इंसानियत नहीं है। सेठ, जिसके लिए पैसे ही सब कुछ थे, गंगा के इस वार को सहन नहीं कर पाया। अरे शर्म! एक गोपी, जिसने करी न शर्म उसके फूट गए कर्म समझा, ये कहे गए बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ। हाँ, बहस तेज हो गई। गांव वाले जो आसपास के पेड़ों पर शरण लिए थे, वे भी इस दृश्य को देख रहे थे। गंगा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सेठ, अगर तुमने हमारे घर पर नजर डाली तो यहीं पानी में डुबा दूंगी तुमको। अरे हाँ हाँ। ओ, जैसे तो फिर मैं चुप ही रहूंगा। मैं चुप ही रहूंगा? चूड़ियां नहीं पहनी है मैंने। हाँ, चूड़ियां नहीं पहनी है और वही तेरे सर पर तोड़ूंगी। सेठ ने पलटवार किया, हालांकि वो पूरी तरह भीगा हुआ था। गोपी जानता था कि इस बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। सेठ की चमड़ी इतनी मोटी थी कि वो शर्म महसूस नहीं कर सकता था। गोपी बीच में आया। अरे अरे बस करो भाग्यवान। अरे चुप हो जा तू चुप हो जा। उसने गंगा को शांत किया।
फिर वो सेठ की ओर मुड़ा। गोपी के चेहरे पर अब अधिकार और आत्मविश्वास था, क्योंकि वो जानता था कि सेठ को उसकी जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सेठ। गोपी ने एक लंबी सांस ली, मानो वो एक नई बाजी खेलने जा रहा हो। चल, मैं तेरा ये घर नहीं लूंगा। हाँ, नहीं लूंगा। मैं तेरा ये घर नहीं ले रहा। सेठ के चेहरे पर राहत आई, लेकिन गोपी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। पर फिर तुझे जो है ना, मुझे भी ऐसा ही घर बना के देना होगा, समझा? समझ गया ना? यही मेरी शर्त है। हाँ। गोपी को पता था कि सेठ को केवल सुरक्षा चाहिए और ये उसकी कारीगरी का मौका था। गोपी ने बिना हिचकिचाए सर हिलाया और जोर से कहा, ठीक है, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर उसने सेठ की आंखों में देखा और अपने दिल की बात कह डाली, पर एक बात जान लो साहब। हाँ, जो इंसान जो है ना, आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता है ना, उससे नीच कोई नहीं है। हाँ, वो आज नहीं तो कल पछताता जरूर है। हाँ, देवता उसे ना छोड़ते नहीं है। हाँ, बता रहा हूं। सेठ चिढ़ गया, क्योंकि गोपी ने उसे उसी की भाषा में असली नीचता का अर्थ बता दिया था। ऐ गोपी, मेरे को ना देवता की धमकी मत देना, बता रहा हूं। हाँ, ज्ञान मत दे मुझे। चल चल, काम शुरू कर, तेरे जैसे बहुत देखता हूं मैं। हाँ। गोपी ने फिर से पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी मारी। हवा में लकड़ी की ताजी खुशबू घुल गई थी। ठंड अब भी थी, लेकिन गोपी के पसीने से उसके कपड़े गीले हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुल्हाड़ी की टक 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 की आवाज। तभी गोपी ने एक और अंतिम दांव चला, ताकि वो अपने असली घर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वह सेठ की तरफ मुड़ा। ए सेठ, अगर कल को ये तूफान थम गया ना, तो तू मेरा असली घर मुझसे नहीं मांगेगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, वो मेरा ही रहेगा अब। हाँ। सेठ, जो ठंड और असुरक्षा से परेशान था, जल्दी से सहमत हो गया। ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कह दिया है हाँ। लेकिन लोभी सेठ ने तुरंत अपनी अंतिम घमंडी शर्त जोड़ दी। लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त है मेरी, मेरा घर जो है 3 मंजिला होना चाहिए। समझ गया? 3 मंजिला बनेगा। हाँ, वो भी ऐसा कि दूर से चमके। समझा नहीं समझा तू? है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, समझा? मैं सेठ हूं, सेठ, समझा? गोपी ने गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उसकी आंखों में अब विजय की चमक थी। अरे जो हुकुम मालिक, जो हुकुम साहब। गोपी ने सेठ की शर्त मान ली। ये शर्त उसकी कारीगरी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसकी आत्मा के लिए एक मुक्ति का मार्ग भी थी। ये मौका था समाज को, और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी गंगा को, ये दिखाने का कि एक मोची के हाथों में भी निर्माण की अद्भुत शक्ति हो सकती है। उसे अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना था। चारों ओर तेज हवा चल रही थी और बर्फीला पानी अभी भी जमीन पर बह रहा था। गोपी ने पेड़ की मजबूत शाखाओं पर काम करना शुरू किया। वह दिन रात काम में लगा रहा। उसने जंगल के नियमों को समझा, पेड़ों के तनों को चुना जो मजबूत और सीधे हों। लकड़ी काटी। गोपी ने अपनी छोटी कुल्हाड़ी से ध्यानपूर्वक और सधे हाथों से लकड़ी काटी। हर वार में सटीकता थी, ठीक वैसे ही जैसे वो फटे चमड़े को काटने के लिए करता था। बेलों को जोड़ा। पेड़ की मजबूत लताओं, बेलों का इस्तेमाल उसने कील और रस्सी की जगह किया। उसकी मोचीगिरी ने उसे गांठें बांधने और चीजों को मजबूती से जोड़ने में महारत हासिल करा दी थी। शाखाओं से फर्श बनाया। उसने सबसे मजबूत शाखाओं को चुनकर एक आधार बनाया, जिस पर घर की नींव रखी जा सके। जल्द ही पहला मंजिल बन गया, फिर दूसरा और अंत में तीसरा मंजिल। जैसे जैसे घर ऊपर उठ रहा था, वो गोपी की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन रहा था। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं। चमड़े का काम करने वाले हाथ अब लकड़ी के खुरदुरेपन से घायल हो चुके थे, लेकिन उसका हौसला कम नहीं था। वो न तो खाने के लिए रुका और न ही आराम करने के लिए। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, सेठ के घमंड को चुनौती देना। गंगा और चंदन अपने छोटे से सुरक्षित घोंसले से उसे देख रहे थे। चंदन, अम्मा, बाबू तो जैसे कोई जादूगर लग रहे हैं। गंगा की आंखों में अब गर्व और पश्चाताप का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, गरीब के हाथों में मेहनत का जादू ही तो होता है। मैंने ही बस कभी नहीं समझा। वो अपने अतीत के तानों के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी। उसने गोपी की मेहनत को कभी नहीं देखा था, उसने केवल उसकी गरीबी देखी थी। गोपी का काम गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। वे अपने अपने पेड़ों पर बैठे इस अविश्वसनीय निर्माण को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उन्होंने कल तक नीच मोची कहकर दुत्कार दिया था, वो आज इस तूफान में उनका सबसे बड़ा वास्तुकार बनकर उभरा है। आखिरकार वो दिन आया जब 3 मंजिला लकड़ी का घर बनकर खड़ा हुआ।
वो सचमुच दूर से चमक रहा था। यह एक अजीबोगरीब लेकिन शानदार निर्माण था। एक पेड़ पर खड़ा लकड़ी का महल। पूरा जंगल उस घर को देखकर दंग रह गया। सेठ मूलचंद, जो अब भी ठंड से कांप रहा था, अपनी नई संपत्ति को देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखें चकाचौंध से भर गईं। ओ जा मेरी बाबा, अब हुई ना बात। ये अब तो कोई राजा भी देखेगा ना, वो भी जल जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया हो गया ये तो। सेठ ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों को चिढ़ाने की कोशिश की। गोपी ने थकान से भरी आवाज में कहा, अरे साहब, अभी घर पूरा नहीं हुआ है। इसे जो है पेड़ की छाल से ढकना होगा, नहीं तो जो है खराब हो जाएगा। बारिश, हवा अंदर आएगी और बर्फ भी अंदर आएगी तो ये फिर ठीक नहीं होगा। गोपी को पता था कि खुले लकड़ी के ढांचे को अगर छाल से न ढका गया तो वो तेज हवा और सीलन के आगे टिक नहीं पाएगा। यह कारीगरी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन सेठ का घमंड उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। नहीं रे गोपी, नहीं, मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले के जैसा थोड़ी दिखेगा। है सेठ जी, हूं मैं यहाँ का। ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे ये। हाँ, ऐसा ही ठीक है ये। रहने दे, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है ये घर। बढ़िया हो गया। गोपी ने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि छाल और बेलों की परतें इंसुलेशन का काम करती हैं और घर को मजबूती देती हैं, लेकिन सेठ नहीं माना। उसे अपने शानदार खुली हुई लकड़ी के ढांचे पर गर्व था, जो दूर से दिख रहा था। इसके बाद गांव वालों के कहने पर गोपी ने सबके लिए छोटे छोटे घर बनाए। लेकिन इस बार गोपी ने कोई गलती नहीं की। हर घर को उसने पेड़ की छाल से ढक दिया ताकि वे तूफान की अगली मार को सह सकें। गांव वाले, जो अब भी गोपी की कारीगरी से चकित थे, धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। ओ जा, जिसे हमने नीच समझा वही तो असली उस्ताद निकला रे। रात गहराने लगी। हवा फिर से तेज हुई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। रात अब अपनी चरम सीमा पर थी। हवा एक गड़गड़ाहट में बदल गई थी और बिजली ने जंगल को बार बार रोशन कर दिया। तेज बारिश और बर्फ का मिश्रण अब एक प्रलयकारी चाबुक की तरह हर चीज पर पड़ रहा था। गोपी, गंगा और चंदन अपने छोटे छाल से ढके घोंसले में सुरक्षित थे। गांव वालों के छोटे घर भी गोपी की सलाह पर छाल और पत्तों से मजबूती से ढके होने के कारण केवल हल्की सरसराहट के साथ तूफान का सामना कर रहे थे। अंदर हवा नहीं घुस रही थी और गर्माहट बनी हुई थी। लेकिन तभी एक भयानक चरमराती आवाज सुनाई दी। सबकी निगाहें सेठ मूलचंद के 3 मंजिला घमंडी महल की ओर गईं। सेठ ने अपने घर को बाहरी सुरक्षा से वंचित रखा था और अब प्रकृति ने उसे इसका मूल्य चुकाना शुरू कर दिया था। सेठ का 3 मंजिला घर, जो लकड़ी के खुले तख्तों से बना था, हिलने लगा। तेज हवा, जो पहले शाखाओं से गुजर रही थी, अब सीधे खुले ढांचे से टकरा रही थी। हवा और पानी के मिश्रण ने लकड़ी की कमजोरी को उजागर कर दिया। दीवारें कांपने लगीं। भीतर बैठा सेठ मूलचंद, जो अपनी संपत्ति पर गर्व कर रहा था, अब भय से थरथरा रहा था। अरे जाओ भगवान, अरे ये क्या हो गया? सेठ चिल्लाया। उसके महंगे कपड़े भी इस भीषण ठंड से उसे नहीं बचा पा रहे थे। पानी सीधा खुली लकड़ी के तख्तों से अंदर आ रहा था। अरे इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है ये? तभी ऊपरी मंजिल की एक दीवार, जो केवल तख्तों से बनी थी, हवा के दबाव को सहन न कर सकी और चरमराकर उखड़ गई। अरे ये क्या उखड़ गया? अरे ये! सेठ ने देखा कि छत का एक टुकड़ा भी उखड़ गया। तेज बर्फीली हवा सीधा अंदर घुस आई। जो घर कुछ देर पहले उसकी शान था, वो अब एक ठंडा हवादार पिंजरा बन गया था। अरे इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी सर्दी में तो मैं मर ही जाऊंगा रे। सेठ की आवाज अब चीख में बदल गई थी। अरे अरे कोई तो बचाओ रे। गोपी, गंगा और गांव वालों ने आवाज सुनी, लेकिन सब चुप रहे। सेठ की क्रूरता और उसके द्वारा गोपी का घर छीनने की घटना अभी ताजा थी। किसी को भी उसकी मदद करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन गोपी का मन द्वंद्व में था। उसकी पत्नी गंगा की आंखों में अभी भी प्रतिशोध की भावना थी। अरे गोपिया, ए कहाँ गया रे? अरे कोई तो बचाओ मुझे। सेठ, जिसने अपना सारा धन और सम्मान खो दिया था, किसी तरह अपने टूटते हुए महल से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, थर थर कांप रहा था और उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने पैरों को खींचते हुए गोपी के छोटे से सुरक्षित घोंसले की तरफ बढ़ा। ए गोपी, गोपी, अरे मुझे अपने घर में जगह दे, मैं ठंड में मर जाऊंगा रे। अरे बहुत है, जाड़ा हूं मैं रे। सेठ ने गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज में अब न तो लोभ था, न ही अधिकार, केवल शुद्ध भय और जीवन की भीख थी। गंगा ने तुरंत विरोध किया। उसकी आंखों में उस पिछले अपमान की याद थी। अरे नहीं गोपी,
इसे याद है, तूने जब मदद मांगी थी तो ये हंसा था। गोपी ने सेठ को देखा जो कांपते हाथों से पेड़ को पकड़े हुए था। गोपी के मन में एक क्षण के लिए बदले का विचार आया, लेकिन फिर उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा। वो जानता था कि अगर उसने सेठ को बाहर छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। गोपी ने गंभीर शांत स्वर में गंगा से कहा, अरे गंगा, अगर हम इसके जैसे बन गए तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा इसमें और मुझ में? है फर्क ही क्या रहेगा, बोल। गोपी की इन बातों ने गंगा को शांत कर दिया। उसने समझा कि गोपी की महानता उसकी कारीगरी में नहीं बल्कि उसकी इंसानियत में है। गोपी ने सेठ की ओर हाथ बढ़ाया। अरे जल्दी जल्दी अंदर आजा सेठ, जल्दी अंदर आजा, बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है। सेठ मूलचंद, जो गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था, अब गोपी मोची के छोटे से घर में शरण ले रहा था। वो अंदर आया, भीगा हुआ और कांपता हुआ। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल कृतज्ञता और पश्चाताप की आहें निकल रही थीं। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं, तो उसने भीगी आंखों से गोपी को देखा। अरे गोपी, ऐ गोपी, अरे तू बहुत बड़ा आदमी निकला रे, बहुत बड़ा आदमी निकला है। तू जी रहे, ला जी रहे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तूने जो है मेरी जान बचा ली रे। सेठ का घमंड टूट चुका था। उसकी धन दौलत, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसकी शक्ति, सब कुछ इस तूफान के सामने व्यर्थ हो गया था। उसे ये भी समझ आ गया था कि जिसे वो नीच समझता था वही असली देवता निकला। गोपी के छोटे से सुरक्षित घोंसले के भीतर अब अजीब सी शांति थी। बाहर बर्फीला तूफान अब भी गरज रहा था, लेकिन अंदर उस लकड़ी और छाल से ढकी शरण में 3 अलग अलग दुनिया एक साथ सिमट गई थीं। एक तरफ गोपी, गंगा और चंदन, जो अब भयमुक्त थे और एक दूसरे के करीब आकर भविष्य की उम्मीद देख रहे थे। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद, जो पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ और पछतावे की आग में जल रहा था। सेठ की आंखें भर आईं। उसने जीवन में कभी इतनी लाचारी महसूस नहीं की थी। उसने गोपी की ओर देखा, वो मोची जिसने उसके घर और जीवन की भीख मांगने पर उसे दया दिखाई, जबकि सेठ ने खुद उसी गोपी को तबाह करने की हर संभव कोशिश की थी। अरे देखा गंगा, गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कोई विजय का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। इसी को कहते हैं भगवान की लीला। है, कभी कभी तूफान जो है वो घर को नहीं है, बल्कि इंसान को बदलने आते हैं। हाँ, उसने सेठ की ओर देखते हुए अपनी बात पूरी की। समझ गए सेठ जी? हाँ, मानते हो ना इस बात को? यही होता है। सेठ, जो अभी तक अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, अपने सिर को सहमति में हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें पूरी तरह भीगी हुई थीं। ये पहली बार था जब उस अमीर आदमी के आंसू ठंड से नहीं बल्कि शर्म और पश्चाताप से बह रहे थे। गोपी सेठ ने मुश्किल से आवाज निकाली, मैं बहुत घमंडी और क्रूर था। मैंने सोचा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज तुम्हारी कारीगरी ने और तुम्हारी इंसानियत ने मेरी जान बचाई। तुमने सही कहा, मुझसे नीच कोई नहीं है। गंगा, जिसने वर्षों तक सेठ को केवल एक शोषणकारी आकृति के रूप में देखा था, अब उस टूटे हुए आदमी को देख रही थी। गोपी की महानता ने न केवल उनकी जान बचाई थी, बल्कि सेठ के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया था। जैसे जैसे रात गुजरती गई, तूफान की गति धीमी होती गई। सुबह होने से ठीक पहले हवा थम गई। गोपी ने सबसे पहले बाहर झांका। आसमान, जो रात भर काला था, अब धीरे धीरे हल्का नीला हो रहा था। बर्फ अब भी बिछी हुई थी, लेकिन मौसम सुहावना होने लगा था। देखो गंगा, तूफान थम गया, गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शांति केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि सेठ के हृदय की भी थी। अगले कुछ घंटों में सूर्य की पहली किरणें जंगल की शाखाओं के बीच से गुजरकर उस पेड़ की झोंपड़ी पर पड़ी। सेठ मूलचंद ने बाहर आने की तैयारी की। बाहर निकलने से पहले उसने गोपी की ओर देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। गोपी, मैंने तुम्हारा घर कागज पर लिया था, लेकिन आज रात तुमने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। मुझे पता है कि वो कागज अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। गोपी को अपने असली घर की चिंता नहीं थी। वो अब इस पेड़ पर भी एक नया जीवन बना सकता था, लेकिन सेठ का ये ईमानदार पश्चाताप उसके लिए किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती था। सेठ ने गोपी की ओर एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो उसने जीवन में पहली बार कही होगी। गोपी, तुम सिर्फ मोची नहीं हो, तुम असली कारीगर हो। मैंने देखा कि तुमने कैसे इस पूरे गांव के लिए घर बनाए। तुम्हारे हुनर की गांव को जरूरत है। फिर सेठ गोपी से कुछ दूर खड़ा हुआ, जहां से वो पूरे जंगल को देख सकता था। उसने देखा कि उसका 3 मंजिला महल टूट फूट चुका था, जबकि गांव वालों के छोटे छाल से ढके घर सुरक्षित थे। सेठ ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहा, मेरे प्यारे रामनगर के लोगों,
मैंने तुम सबका दिल दुखाया है, लेकिन आज से मैं बदल गया हूं। मैं आप सबको गोपी के हुनर पर भरोसा करने को कहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी गोपी से नया घर बनवाएगा, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। गोपी अब गांव का मोची नहीं, बल्कि मुख्य कारीगर होगा। ये घोषणा पूरे जंगल में गूंज उठी। गोपी, जिसे कल तक नीच समझा जाता था, आज गांव के सबसे अमीर आदमी द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। गोपी ने विनम्रता से सेठ से कहा, साहब, जो हुक्म। अब हम सब अपने गांव वापस लौटते हैं। गांव वाले धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरे। वे अपने घरों की ओर चलने लगे, जहां उनके पुराने टूटे हुए घर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार उनके दिल में निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी, गोपी मोची के रूप में एक नया नेता और शिल्पकार। गोपी, गंगा और चंदन ने भी जंगल छोड़ दिया। अब वो अपने उस टूटे हुए घर की ओर जा रहा था, जो अब केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तव में उसका था। जब गोपी, गंगा, चंदन और सेठ मूलचंद वापस रामनगर पहुंचे, तो गांव का दृश्य दिल दहला देने वाला था। बर्फानी तूफान ने कई कमजोर और कच्ची छतों को उखाड़ फेंका था। गोपी की अपनी झोंपड़ी भी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन सेठ मूलचंद की हवेली को भी खासा नुकसान पहुंचा था। प्रकृति ने अमीरी और गरीबी के बीच कोई भेद नहीं किया था। गांव वाले उदास और निराश थे। उनके पास अब न तो राशन था और न ही रहने का ठिकाना। लेकिन जंगल में गोपी की कारीगरी देखने के बाद उनके मन में एक नई रोशनी जग चुकी थी। सेठ मूलचंद ने अपने वादे को तत्काल पूरा करना शुरू किया। वो गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब विनम्र थी, लेकिन उसमें सच्चाई का जोर था। रामनगर के साथियों, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज मैं ये सब ठीक करने आया हूं। मेरा घर भी टूटा है और मैं गोपी को पहला काम दे रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गोपी को अब कोई मोची नहीं, बल्कि गांव का कारीगर उस्ताद कहेगा। सेठ ने गोपी की ओर देखा। गोपी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए और गांव वालों के लिए वही मजबूत टिकाऊ घर बनाओ जैसे तुमने जंगल में बनाए थे। मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगा और तुम्हारी सामग्री की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम्हारे घर का कॉन्ट्रैक्ट आज अभी इसी वक्त रद्द किया जाता है। वो घर तुम्हारा है। सेठ ने जोर से कागज का वो पुराना टुकड़ा फाड़ दिया जिस पर गोपी ने अंगूठा लगाया था। ये सेठ के लिए धन की हानि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि थी। गोपी की आंखें भर आईं। ये केवल घर की वापसी नहीं थी, ये सम्मान की वापसी थी। वो जानता था कि अब उसकी जाति नहीं, बल्कि उसका हुनर उसकी पहचान बनेगा। धन्यवाद साहब जी, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा हूं और न हटूंगा, गोपी ने कहा। सेठ मूलचंद ने गांव वालों की ओर रुख किया। जिस किसी को भी नया घर बनवाना है, वो गोपी से बात करे। मैं लकड़ी, रस्सी, छाल सब कुछ मुफ्त में मुहैया कराऊंगा। हमें गोपी के हुनर पर भरोसा करना होगा। यह रामनगर के इतिहास का एक अभूतपूर्व मोड़ था। जिस मोची को समाज से दूर रखा जाता था, वो अब गांव के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करने वाला था। गोपी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले जंगल के मजबूत पेड़ चुने। इस बार वो झोंपड़ी नहीं, बल्कि सचमुच के टिकाऊ हवारोधी घर बना रहा था। डिजाइन, गोपी ने सीख लिया था कि पेड़ की छाल और घनी शाखाओं का उपयोग इंसुलेशन और मजबूती के लिए कैसे करना है। उसने हर घर को इस तरह डिजाइन किया कि वे पहाड़ों की तेज हवा और भारी बर्फबारी को सह सकें। सामग्री, सेठ के गोदाम से मजबूत रस्सियां और औजार मिलने के बाद गोपी की कारीगरी और तेज हो गई। सबसे पहले गोपी ने अपना घर बनाना शुरू किया। गंगा, जिसने वर्षों तक केवल शिकायतें की थी, अब गोपी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही थी। वो लकड़ी पकड़ती, छाल बिछाती और गोपी को औजार देती। गोपी, ये घर? गंगा की आवाज में एक अजीब सी अधीरता और खुशी थी। ये घर हमारे पुराने घर से बहुत अलग होगा, है ना? गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गंगा, ये घर केवल लकड़ी का नहीं होगा। ये हमारे मेहनत और बदले हुए विश्वास का घर होगा। और हाँ, इसकी छत टपकेगी नहीं। चंदन भी अपने छोटे छोटे हाथों से पत्तों और छालों को इकट्ठा करने में मदद करता। अब वो मोची बनने की जिद नहीं करता था, बल्कि वो अपने पिता के जैसा कारीगर बनने का सपना देखता था। जल्द ही गांव में नए घरों का निर्माण शुरू हो गया। गोपी ने केवल घर नहीं बनाए, बल्कि उसने गांव के युवाओं को ये हुनर सिखाना भी शुरू कर दिया। वो अब शिक्षक भी बन चुका था। गोपी ने उन सभी भेदभावों को अपनी मेहनत से धो दिया था, जो रामनगर में सदियों से जमा थे। उसकी छोटी सी कुल्हाड़ी अब सामाजिक परिवर्तन का औजार बन चुकी थी। रामनगर में अब गोपी का राज था। उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। मोची शब्द उसकी पहचान से हट चुका था और उसकी जगह उस्ताद गोपी ने ले ली थी। गांव का हर आदमी, चाहे वो गरीब हो या जमींदार के यहाँ काम करने वाला, अब गोपी से अपने घर को मजबूत बनवाने की सलाह ले रहा था। गोपी ने इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाया।
उसने अपनी कारीगरी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने गांव के कई घरों को 2 मंजिला बनाया, सभी को पेड़ की छाल और मिट्टी के मिश्रण से इस तरह ढका कि वे अगले कई सालों तक किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहें। सबसे बड़ा परिवर्तन सामाजिक स्तर पर आया। जिन लोगों ने कल तक गोपी के ठेले को छूने से भी इनकार किया था, वे अब उसके पास घंटों बैठकर निर्माण की बारीकियां समझते थे। गोपी ने जानबूझकर अपने साथ काम करने के लिए उन युवाओं को चुना जो पहले उसे नीचा दिखाते थे, ताकि वे अपने हाथों से काम करना सीखें और मेहनत के सम्मान को समझें। एक शाम जब गोपी काम खत्म करके अपने नए मजबूत घर में बैठा था, तो गंगा ने उसके लिए गर्म चाय लाई। उसका चेहरा अब शिकायतों से मुक्त था, उसकी जगह संतुष्टि और गर्व ने ले ली थी। गोपी, गंगा ने धीरे से कहा, तुमने जो किया वो कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर पाता। तुमने सिर्फ घर नहीं बनाए, तुमने लोगों का विश्वास बदला है। गोपी ने मुस्कुराकर चाय ली। ये सब भगवान की कृपा है गंगा, और हाँ, तुम्हारे हौसले की भी। गंगा ने शर्माते हुए कहा, मेरे ताने ही शायद तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते थे। गोपी और गंगा की जिंदगी में अब एक नई साझेदारी थी, जो गरीबी के पुराने दर्द से नहीं बल्कि मेहनत के सम्मान से जुड़ी थी। उनका बेटा चंदन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब केवल एक भूखा बच्चा नहीं था, बल्कि सीखने का उत्सुक छात्र था। वो हर दिन गोपी के पास जाता और लकड़ी के छोटे टुकड़ों से खिलौने बनाने की कोशिश करता। एक दिन चंदन ने गोपी से पूछा, बाबू, पहले जब मैं कहता था कि मैं आपकी तरह मोची बनूंगा तो अम्मा गुस्सा होती थीं। अब मैं कहता हूं कि मैं आपकी तरह कारीगर बनूंगा तो सब खुश होते हैं। ऐसा क्यों? गोपी ने चंदन को पास बिठाया। देख बेटा, मोची का काम कभी बुरा नहीं था, वो भी हुनर था। लेकिन लोगों ने उस काम को जाति से जोड़ दिया और उसे छोटा बना दिया। कारीगर का काम भी हुनर है, लेकिन अब लोग उस काम को जाति से नहीं बल्कि बचाव और जरूरत से जोड़ रहे हैं। तो मेरा सपना क्या होना चाहिए बाबू? चंदन ने मासूमियत से पूछा। गोपी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तेरा सपना होना चाहिए हुनरमंद बनना, चाहे तू जूता बनाए या घर, बस उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से बनाना। और ये याद रखना बेटा, मेहनत और इंसानियत दोनों ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज हैं। सेठ मूलचंद के पास पैसा था पर इंसानियत नहीं और उसका महल गिर गया। हमारे पास पैसा नहीं था पर हुनर और इंसानियत थी और हम बच गए। चंदन ने गोपी की बात को अपने छोटे से दिमाग में बिठा लिया। अब उसका सपना केवल पिता के जैसा बनना नहीं था, बल्कि ईमानदार कारीगर बनना था। इधर सेठ मूलचंद भी अपने वादे पर खरा उतर रहा था। उसने न केवल गोपी के लिए कच्चा माल मुहैया कराया, बल्कि वह खुद भी गोपी के काम को देखने आता था। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो गोपी को अब साहब नहीं कहता था, बल्कि उस्ताद कहकर बुलाता था। सेठ ने गोपी से अपने लिए भी एक मजबूत घर बनाने को कहा, लेकिन इस बार उसने कोई 3 मंजिला या चमकदार शर्त नहीं रखी। उसने सिर्फ इतना कहा, उस्ताद, बस ऐसा घर बनाओ जो ठहराव दे, जिसमें ठंड और डर अंदर ना आ सके। गोपी ने सेठ के लिए एक सुंदर और मजबूत 2 मंजिला घर बनाया जो पूरी तरह से ढका हुआ था। ये घर सेठ के बदले हुए चरित्र का प्रतीक था, सरलता और सुरक्षा। रामनगर का पुनर्निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका था। गांव में अब गोपी स्टाइल के मजबूत लकड़ी और छाल से ढके घर थे, जो पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ थे। हर घर गोपी की मेहनत और कारीगरी का प्रमाण था। गांव वालों के दिलों से डर कम हो गया था और उनकी आंखों में भविष्य की सुरक्षा की चमक थी। सबसे बड़ा बदलाव गोपी और उसके परिवार के जीवन में आया था। वे अब एक मजबूत पक्के घर में रहते थे, जिसकी छत न तो टपकती थी और न ही हवा से हिलती थी। गंगा अब भी गोपी के साथ काम में हाथ बटाती थी और उसकी आवाज में अब केवल सहयोग और गर्व का स्वर होता था। एक दिन गांव के मुखिया और सेठ मूलचंद ने मिलकर गोपी के सम्मान में एक छोटी सी सभा आयोजित करने का फैसला किया। ये सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं था, बल्कि गांव में मेहनत और हुनर को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा थी। गांव के चौक पर सब जमा हुए, जहां कभी जमींदार ने गोपी का ठेला फेंक दिया था। आज गोपी उसी जगह सम्मान के केंद्र में खड़ा था। सेठ मूलचंद आगे बढ़े। उनके चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, केवल गहरी कृतज्ञता थी। रामनगर के साथियों, सेठ ने बोलना शुरू किया, आज हम यहाँ गोपी का सम्मान करने आए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों को महत्व दिया और गोपी को उसकी जाति के कारण नीचा दिखाया। लेकिन प्रकृति ने मुझे सिखाया कि तूफान में न तो पैसा काम आया, न जाति। जो काम आया वो था हुनर और इंसानियत। उन्होंने गोपी की ओर रुख किया। गोपी उस्ताद, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दिया और गांव को नया जीवन दिया। इसलिए मैंने और गांव के मुखिया ने मिलकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। सेठ ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे एक बड़ा सा नया चमकता हुआ ठेला लेकर आए। लेकिन ये ठेला मोची का नहीं था।
यह एक लकड़ी की सुंदर गाड़ी थी जिसमें गोपी के कारीगरी के लिए जरूरी सारे औजार सजे हुए थे। कुल्हाड़ी, आरी, छेनी और हाँ, एक नया मोची का औजार बक्सा भी पूरी तरह से चमड़े से मढ़ा हुआ। सेठ ने गोपी को ठेला सौंपते हुए कहा, गोपी, ये ठेला तुम्हारी नई पहचान है। तुम हमेशा मोची रहोगे क्योंकि तुमने अपने पहले हुनर को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम निर्माण के उस्ताद भी हो। इस पर लिखा है, गोपी कारीगर और शिल्पी। गोपी भावुक हो गया। ये ठेला उसके पुराने अपमान को मिटा रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे। धन्यवाद साहब जी। मैं क्या कहूं, आपने मेरी पहचान बदल दी, गोपी ने कहा। तभी गांव के मुखिया ने एक और घोषणा की। और एक और बात, रामनगर में अब कोई भी गोपी को उसकी जाति से नहीं पुकारेगा। हम गोपी के इस हुनर को सम्मान देने के लिए गांव के इस मुख्य चौक का नाम कारीगर चौक रखते हैं। और गोपी, आज से तुम गांव की पंचायत के अतिथि सदस्य होगे। गांव के विकास में तुम्हारी राय सबसे जरूरी होगी। यह गोपी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। जिस समाज ने उसे बहिष्कृत किया था, आज उसी समाज ने उसे नेतृत्व की कतार में ला खड़ा किया था। चंदन और गंगा की आंखें भी गर्व से भर गईं। गंगा ने अपने पति की ओर देखा और उसकी आंखों में अब प्यार, सम्मान और असीम विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। उसे अपने तानों का पछतावा था, लेकिन उसने महसूस किया कि शायद उस तूफान ने, उस गरीबी ने ही गोपी को यहाँ तक पहुँचाया था। शाम को गोपी अपने नए घर में लौटा। उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो फटे जूते सिलते थे, फिर मजबूरन घर बेचते थे और अंत में जंगल में जीवन का निर्माण करते थे। गोपी ने गंगा से कहा, गंगा, ये भगवान की लीला ही है। उसने मुझे पहले बर्बाद किया ताकि मैं खुद को दोबारा बना सकूं। मैं जानता हूं कि गरीबी कभी पूरी तरह नहीं जाती, लेकिन अब हमारे पास हुनर है, सम्मान है और डर नहीं है। गोपी ने अपनी मरम्मत की पेटी उठाई जो अब पूरी तरह से सजी हुई थी। वो मोची था और वो हमेशा मोची रहेगा, लेकिन अब वो एक आजाद, सम्मानित और हुनरमंद कारीगर था। गोपी की नई भूमिका ने रामनगर में न केवल घरों का बल्कि लोगों के आपसी संबंधों का भी पुनर्निर्माण कर दिया था। अब गांव में सहयोग और सामुदायिक भावना का माहौल था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और किसी भी काम में जाति या ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कम से कम खुलकर नहीं। गोपी अब लगातार व्यस्त रहने लगा था। वो गांव के लिए टिकाऊ घर बनाने के साथ साथ अपनी मोचीगिरी भी नहीं भूला था। वो अक्सर खाली समय में लोगों के जूते भी सिल देता था, लेकिन अब ये काम सेवा भाव से किया जाता था, न कि मजबूरी से। इन्हीं बदलावों के बीच जमींदार, वो व्यक्ति जिसने गोपी का ठेला छीनकर अपमान किया था, भी अपनी हवेली के नुकसान से जूझ रहा था। उसकी हवेली का डिजाइन भी पुराना था और तूफान में उसे भारी क्षति पहुंची थी। गोपी, अब कारीगर उस्ताद, एक सुबह जमींदार की हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि जमींदार के आदमी टूटी हुई दीवारों और छतों की मरम्मत में लगे हैं, लेकिन वे उस काम में माहिर नहीं थे। जमींदार ने गोपी को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी पुराना अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन लाचारी और जरूरत साफ झलक रही थी। जमींदार ने अपनी आंखों को फेर लिया, मानो उसे गोपी से बात करने में शर्म आ रही हो। गोपी ने विनम्रता से पहल की, साहब जी, आपकी हवेली को काफी नुकसान हुआ है। आपके आदमी सही तरीके से छत को मजबूत नहीं कर रहे हैं। अगली बर्फबारी तक ये फिर से गिर सकती है। जमींदार को लगा जैसे किसी ने उसका घमंड तोड़ दिया हो। उसे उस मोची से सलाह लेनी पड़ रही थी जिसे उसने कभी दुत्कारा था। गोपी, जमींदार ने रूखेपन से कहा, तुम जानते हो कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये हवेली का काम है। गोपी मुस्कुराया, साहब जी, जंगल में मैंने जो 3 मंजिला घर बनाया था वो भी लकड़ी का ही था। सेठ मूलचंद साहब के लिए मैंने नया घर बनाया है जो अब किसी भी तूफान को झेल सकता है। और हाँ, उस घर के निर्माण में ईमानदारी थी जो आपके काम में नहीं दिख रही। गोपी ने बिना किसी द्वेष के केवल तथ्य रखे। जमींदार ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि गोपी सही कह रहा है। सेठ मूलचंद की सफलता और गोपी की प्रतिष्ठा गांव में अब एक अटूट सत्य बन चुकी थी। ठीक है गोपी, जमींदार ने आखिरकार स्वीकार किया। उसकी आवाज में हार थी। तुम बताओ, इसे कैसे मजबूत किया जाए? मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। यह जमींदार के लिए एक बड़ा हृदय परिवर्तन था। गोपी ने कोई ताना नहीं मारा, न ही पुराना बदला लिया। उसने सिर्फ एक पेशेवर कारीगर की तरह बात की। साहब जी, आपको छत के नीचे लकड़ी के मजबूत बीम लगाने होंगे और पुरानी टाइलों को हटाकर उन्हें छाल की परतों से इंसुलेट करना होगा, फिर ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से ढकना होगा, गोपी ने समझाते हुए कहा। गोपी ने जमींदार के आदमियों को खुद जाकर काम सिखाया और उसने अपनी कारीगरी का उपयोग करके हवेली की नींव को मजबूत बनाने में मदद की। जमींदार जो काम होते देख रहा था, अब गोपी के हुनर का कायम हो चुका था। उसने गोपी को उसकी मेहनत के लिए अच्छा मेहनताना दिया
और सबसे महत्वपूर्ण, उसने सार्वजनिक रूप से गोपी से माफी मांगी। गोपी, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी जाति के कारण अपमानित किया। तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत किसी जाति की मोहताज नहीं होती। गोपी ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब जी, इंसानियत हमेशा सबसे बड़ा धर्म होता है। आप बदल गए, यही काफी है। रामनगर अब सचमुच बदल चुका था। गांव में सिर्फ मजबूत घर ही नहीं थे, बल्कि मजबूत रिश्ते भी थे। गोपी मोची अब उस्ताद गोपी बन चुका था, जिसने तूफान की आपदा को सामाजिक सुधार के अवसर में बदल दिया था। उसका बेटा चंदन अब गर्व से अपने पिता के साथ काम सीखने लगा था और उसके हाथों में भविष्य का एक महान शिल्पी बनने का सपना पल रहा था। सर्दी का मौसम बीत चुका था। रामनगर में अब बसंत की शुरुआत हो रही थी, लेकिन इस साल का बसंत पिछली बार से बहुत अलग था। अब यहाँ केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं थी, बल्कि मानवीय एकता और नव निर्माण की सुंदरता थी। गांव के केंद्र में कारीगर चौक पर गोपी का नया ठेला खड़ा रहता था, जो एक नई सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था। गोपी, जिसे अब हर कोई उस्ताद गोपी कहता था, गांव के पुनर्निर्माण के बाद भी शांत नहीं बैठा। उसने रामनगर में एक हुनर पाठशाला शुरू की, जहां वो गांव के युवाओं को लकड़ी पर काम करने, घरों को तूफान रोधी बनाने और हाँ, जरूरत पड़ने पर फटे हुए चमड़े की मरम्मत करने का हुनर भी सिखाता था। उसका मानना था कि कोई भी हुनर छोटा नहीं होता, उसे केवल ईमानदारी से किया जाना चाहिए। गंगा अब एक सशक्त महिला के रूप में उभरी थी। वो पाठशाला में बच्चों को साफ सफाई और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे सिखाती थी, और सबसे जरूरी, वो गोपी के लिए हिसाब किताब रखती थी। उसके चेहरे पर अब चिंता की जगह खुशी की लकीरें थीं, और उसके शब्द अब शिकायतें नहीं बल्कि प्रोत्साहन थे। सेठ मूलचंद और जमींदार दोनों ही गोपी के सबसे बड़े संरक्षक बन चुके थे। सेठ अब गोपी के काम के लिए पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि यह सुनिश्चित करता था कि उसे बाजार में सबसे अच्छी सामग्री मिले। जमींदार ने भी गांव में पुरानी जातिगत प्रथाओं को खत्म करने में मदद की, खासकर गोपी के काम को सम्मान देकर। एक दोपहर गोपी और चंदन गांव की पहाड़ी पर बैठे थे, जहां से रामनगर का नया स्वरूप साफ दिखाई दे रहा था। सारे घर एक जैसे मजबूत, छाल से ढके हुए और टिकाऊ दिख रहे थे। अब कोई झोंपड़ी नहीं थी। चंदन ने उत्सुकता से पूछा, बाबू, अब हम अमीर हो गए ना? गोपी ने प्यार से अपने बेटे को देखा। अमीर? हाँ बेटा, हम अमीर हो गए हैं। हमारे पास सेठ जी जितना पैसा नहीं है, फिर भी हम अमीर हैं क्यों? चंदन ने पूछा। गोपी ने आकाश की ओर इशारा किया, जहां हिमालय की बर्फ पिघलकर साफ नीले पानी की धारा बन रही थी। देख बेटा, सेठ के पास पैसा है जो तूफान में बह गया। हमारे पास हुनर है जो तूफान के बाद भी बना रहा। हमारी असली दौलत यह है कि जब भी रामनगर पर कोई मुसीबत आएगी तो वे हम पर भरोसा करेंगे। ये सम्मान और भरोसा दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है, और यही हमारी विरासत है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। गोपी ने अपनी मरम्मत की पेटी खोली। उसने उसमें से अपनी पुरानी घिसी हुई हथौड़ी निकाली, जो उसके मोची के दिनों से थी। ये हथौड़ी बेटा इस बात की याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं। कभी भी अपने पहले हुनर को मत भूलना, क्योंकि उसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। चंदन ने हथौड़ी को श्रद्धा से छुआ। वो जानता था कि यह केवल एक औजार नहीं, बल्कि संघर्ष, जीत और इंसानियत की निशानी है। रामनगर के लोगों ने तूफान को झेला था, लेकिन उन्होंने उससे हार नहीं मानी थी। गोपी मोची ने उन्हें सिखाया था कि सबसे भीषण आपदा भी सबसे बड़ा अवसर बन सकती है, बशर्ते इंसान अपने हुनर पर भरोसा करे और अपने दिल में इंसानियत को जिंदा रखे। उस दिन रामनगर की हवा में जो खुशबू फैली थी, वो ताजी बर्फ की नहीं, बल्कि समानता, मेहनत और नवनिर्माण की थी। गोपी मोची, जिसका बचपन गरीबी और अपमान में बीता था, अब रामनगर की आशा और सम्मान का प्रतीक बन चुका था, जिसने सिद्ध कर दिया था कि हुनर और साहस की कोई जाति नहीं होती। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं, तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।